ये वीडियो है सिक्योरिटी ग्रुप और NaCl पर। सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में तो हम जानते हैं कि जब भी हम एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो हम सिक्योरिटी ग्रुप उसमें कॉन्फ़िगर करते हैं। पर NaCl क्या होता है? NaCl जब हम सबनेट के लिए सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसको NaCl कहते हैं। पर जब हम EC2 इंस्टेंस के लिए करते हैं तो उसको वो सिक्योरिटी ग्रुप होता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, सबनेट के लिए NaCl और EC2 इंस्टेंस के लिए सिक्योरिटी ग्रुप। बाय द वे NaCl सॉल्ट नहीं है, ये सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला नहीं है। तो EC2 इंस्टेंस तो सबनेट के अंदर होता है। तो सबसे पहले कोई भी ट्रैफिक आती है, कोई भी रिक्वेस्ट आता है तो उसको NaCl के थ्रू जाना पड़ेगा। तो NaCl के में अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है कि उस रिक्वेस्ट को आने देना है तो वो आएगा, नहीं तो वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो लेट्स सी एक इनकमिंग रिक्वेस्ट NaCl और सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू किस तरीके से पास होता है। तो जैसे कि हमने समझा कि सबसे पहले कोई भी रिक्वेस्ट है, आउटबाउंड रिक्वेस्ट जो हमारे EC2 इंस्टेंस के लिए आ रही है वो सबसे पहले NaCl में इवैल्यूएट होगी। अगर NaCl को हमेशा हम लोग स्टेटलेस कहते हैं, ये मतलब मैं समझाती हूँ कैसे कहते हैं, बट NaCl को स्टेटलेस कहते हैं और सिक्योरिटी ग्रुप को स्टेटफुल कहते हैं। तो याद करने के लिए आप ध्यान रखना कि हमारा रिक्वेस्ट स्टेटलेस से स्टेटफुल में जा रहा है। तो NaCl में स्टेटलेस होता है, तो स्टेटलेस में NaCl चेक करता है कि ये रिक्वेस्ट अलाउड है या नहीं है। फिर जब सिक्योरिटी ग्रुप तक जाता है रिक्वेस्ट, तो सिक्योरिटी ग्रुप भी उसको एक्सप्लिसिटली एनालाइज करता है कि ये इस तरह का रिक्वेस्ट अलाउ है कि नहीं है इस पोर्ट पे समथिंग। पर अगर वो अलाउड है तो EC2 इंस्टेंस तक चला जाएगा और EC2 इंस्टेंस उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके एक रिस्पॉन्स देगा। तो अगर EC2 इंस्टेंस रिस्पॉन्स देता है तो आउटबाउंड ट्रैफिक ऑटोमेटिकली अलाउड हो जाएगा सिक्योरिटी ग्रुप के द्वारा। वहाँ पे एनालिसिस नहीं, वहाँ पे वो चेकिंग नहीं होगी कि आउटबाउंड रिक्वेस्ट को EC2 इंस्टेंस जो रिस्पॉन्स भेजा है उसको जाने देना है कि नहीं देना है। सिक्योरिटी ग्रुप उसको जाने देगा ही देगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं वो स्टेटफुल है। जो अंदर चला गया उसको उसके रिस्पॉन्स को जाने देना ही देना है। पर जब वो वापस NaCl को हिट करता है टू वो रिस्पॉन्स टू गेट आउटसाइड द VPC, तब NaCl में चेकिंग होती है कि इस कोई ऐसा रूल तो नहीं है जो इस टाइप के रिस्पॉन्स को डिसअलाउ करे। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने बात की इनकमिंग रिक्वेस्ट के लिए। चलिए देखते हैं अब आउटबाउंड रिक्वेस्ट के लिए। तो मान लो कि हमारा EC2 इंस्टेंस जो सब VPC के अंदर है वो फेसबुक को .com को खोलना चाहता है। तो ये एक रिक्वेस्ट है। तो ये रिक्वेस्ट जब बाहर जाएगा तो सबसे पहले इवैल्यूएट होगा सिक्योरिटी ग्रुप के द्वारा। अगर सिक्योरिटी ग्रुप ने उसको पास कर दिया कि ठीक है ये रिक्वेस्ट जा सकता है, तो इट विल हिट ऑन NaCl। तो NaCl में फिर से इवैल्यूएट होगा कि ये कोई आउटबाउंड रूल्स तो ऐसा नहीं है जो इसको रिस्ट्रिक्ट करता है इस टाइप के रिक्वेस्ट को। अगर ऐसा नहीं है और वो रिक्वेस्ट चली जाती है तो इट विल गो टू द फेसबुक, और फेसबुक अगर रिस्पॉन्स देता है तो NaCl में जब रिस्पॉन्स वापस आता है तो फिर से इवैल्यूएट होता है। जो आपने देखा नंबर 3 में बोल रही हूँ, स्टेप नंबर 3। और अगर इवैल्यूएट होता है
और ये स्टेटलेस है, तो जब भी स्टेटलेस किसी भी स्टेटलेस को ये हिट करेगा तो याद रखना कि इवैल्यूएट होगा ही होगा। फिर वापस जब ये EC2 इंस्टेंस को पास के लिए आता है NaCl से EC2 इंस्टेंस तक, तो फिर सिक्योरिटी ग्रुप इसे इवैल्यूएट नहीं करता है क्योंकि वो स्टेटफुल है। अगर रिक्वेस्ट को वो जाने दिया है तो वो रिस्पॉन्स को आने भी देगा। तो ये हमारा हुआ इनकमिंग रिक्वेस्ट का प्रोसेस, रिक्वेस्ट इनकमिंग इवैल्यूएट करने का, और ये दूसरा है हमारा आउटगोइंग रिक्वेस्ट का प्रोसेस। ये NaCl पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं सर्टिफिकेशन में, और ये स्टेटफुल और स्टेटलेस हमेशा याद रखना है। तो NaCl है क्या? NaCl का फुल फॉर्म है, मुझे पहले ही बताना चाहिए था, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो ये नेटवर्क कंट्रोल लिस्ट तो याद रहेगा ये आपको, ये सारे रूल्स इसमें होते हैं, तो ये कंट्रोल करता है। तो NaCl जो है एक फायरवॉल की तरह है जो कंट्रोल करता है ट्रैफिक फ्रॉम एंड टू सबनेट। हर सबनेट के लिए एक NaCl होता है, और अगर कोई नया सबनेट बनाते हैं और उसको हम मैनुअली किसी NaCl से नहीं हम कनेक्ट करते हैं तो वो अपने आप डिफ़ॉल्ट NaCl से कनेक्ट हो जाता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है याद रखना कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट NaCl बनता है जब हम VPC सबनेट बनाते हैं। NaCl में रूल्स डिफाइंड होते हैं, तो हर रूल को एक नंबर डिफाइन किया रहता है, और ये रूल होते हैं 1 to 327 100 के तक एक्चुअली। हाँ, और ये 1 to 1 जो है उसको हायर प्रेसिडेंस मिलता है। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 डिफाइन होगा, रूल नंबर 1 चेक किया जाएगा। और ये भी ज़रूरी है समझना कि फर्स्ट रूल जो मैच होता है वो ड्राइव करता है डिसीजन को। मान लो कि किसी रूल नंबर 1 पर आपने किसी चीज़ को अलाउ कर दिया है, पर रूल नंबर 3 पर उसको डिनाई कर दिया है, क्योंकि रूल नंबर 1 हायर प्रेसिडेंस का है, तो रूल नंबर 1 ही अप्लाई होगा, नो मैटर आपने रूल नंबर 3 पर उसको डिनाई किया, चाहे कुछ भी किया है। और ये अगर मान लो कि कोई भी रूल मैच नहीं करता है, तो लास्ट रूल जो होता है वो हमेशा एस्ट्रिक होता है, तो वो डिनाई कर देता है कोई रिक्वेस्ट को अगर कोई रूल नहीं मैच करता। अगर रूल नहीं होता है किसी को अलाउ करने का, तो वो डिनाई कर देगा, ये याद रखना। तो जब भी यूजुअली क्या करते हैं, प्रैक्टिकल यूज़ केसेस का क्या है कि जब भी हम रूल ऐड करते हैं तो वो 100 के इंक्रीमेंट पे ऐड करते हैं। तो 1 हुआ, फिर 100 हुआ, 200 हुआ, 300 हुआ, ऐसे हुआ। पर उसके बीच में अगर ऐसा इसलिए करते हैं कि मान लो हमने कुछ चेंजेस किए ओवर टाइम, तो हम बीच में उसके रूल्स ऐड कर दें 1 to 100 के बीच में, चाहे 100 to 200 के बीच में, तो हम वो सारे बैंडविड्थ्स को ध्यान में रखकर इस टाइप का रूल डिफाइन करते हैं, इस टाइप से रूल डिफाइन करते हैं। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि कोई भी जब हम नैकल क्रिएट करते हैं, पहले कोई भी नया नैकल, तो वो सब रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सब चीज़ को डिनाई करता है। हम अलाउ करने का रूल्स उसमें ऐड करेंगे। ये सर्टिफिकेशन में ये क्वेश्चंस बहुत पूछता है कि NaCl का यूजेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा आता है। जब भी हमें कोई भी स्पेसिफिक IP को ब्लॉक करना होगा, तो NaCl को यूज़ कर हम ब्लॉक करेंगे एट सबनेट लेवल। तो ये नैकल सिर्फ पब्लिक सेगमेंट में नहीं होता है, नैकल जो है वो प्राइवेट सबनेट में भी होता है। नैकल मीन्स NaCl। डिफ़ॉल्ट नैकल के बारे में हम अब जानेंगे। डिफ़ॉल्ट NaCl जो है वो एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, और
ये थोड़ा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो न्यूली क्रिएटेड NaCl होता है वो सारे रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है, पर डिफ़ॉल्ट NaCl जो है वो सारे इनबाउंड रिक्वेस्ट को अलाउ कर देगा और सारे आउटबाउंड रिक्वेस्ट को भी अलाउ कर देगा। और यूजुअली डिफ़ॉल्ट NaCl को मॉडिफाई नहीं किया जाता है, हम हमेशा न्यू कस्टम NaCl बनाते हैं और उसमें भी अपना रूल्स लगाते हैं। डिफ़ॉल्ट NaCl को हर चीज़ को आने और जाने के लिए अलाउड रखते हैं, हर ट्रैफिक को आने जाने के लिए रखते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं एफिमेरल पोर्ट क्या होता है। हम एफिमेरल पोर्ट के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका यूज़ है NaCl के साथ। तो पहले हम समझते हैं कि एफिमेरल पोर्ट क्या है। तो एफिमेरल पोर्ट समझ जाओ कि जब भी कोई क्लाइंट है और सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है तो क्लाइंट को पता होता है कि कौन सा IP एड्रेस पे भेजना है और किस पोर्ट पे भेजना है। अगर HTTP है तो 80, अगर HTTPS है तो 443, अगर SSH है तो 422। तो इस तरीके से ये पता होता है। और तो क्लाइंट क्या क्या भेजता है, डेस्टिनेशन IP, डेस्टिनेशन पोर्ट और पेलोड तीनों। और क्लाइंट जब रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करना होता है सर्वर से, तो इसके पास कोई पोर्ट, क्लाइंट के पास कभी कोई पोर्ट ओपन नहीं होता है, पर ये एक एफेमेरली कुछ देर के लिए, एफेमेरल मतलब कुछ देर के लिए एक पोर्ट ओपन करता है। तो जब रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करना होता है तो ये एफेमेरल पोर्ट को ओपन करता है और ये एफेमेरल पोर्ट का इंफॉर्मेशन भी रिक्वेस्ट के साथ भेजता है कि मान लो कि मैंने इस नंबर पर ये किया है, इस पोर्ट को मैं थोड़ी देर के लिए इस रिस्पॉन्स के लिए ओपन करना है। तो ये विंडो के लिए और कर्नल के लिए डिफरेंट रेंजेस ओपन रहते हैं। जैसे विंडो में आपका रेंजेस रहेगा 49,152 से 65,335 तक। लिनक्स कर्नल के लिए रहेगा 32,768 से 60,999 तक। तो ये सारे एफेमेरल पोर्ट इसमें से कुछ भी असाइन हो जाते हैं। और जब सर्वर रिक्वेस्ट भेजता है तो वो इस एफेमेरल पोर्ट पर भेजता है, सर्वर जब रिस्पॉन्स भेजता है तो इस एफेमेरल पोर्ट पर भेजता है। तो ये सिर्फ एक रैंडम पोर्ट है जो कनेक्शन लाइफ तक ही रहता है। जैसे ही उसको रिस्पॉन्स एफेमेरल पोर्ट को क्लाइंट पर मिल जाता है तो क्लाइंट उसको क्लोज कर देता है। तो अब इस एफेमेरल पोर्ट का जो एक्सप्लेनेशन है उसको NaCl के साथ कैसे एसोसिएट करेंगे, तो ये इसलिए मुझे बताना पड़ा क्योंकि मान लो कि अगर आपका VPC के अंदर एक प्राइवेट सबनेट है और पब्लिक सबनेट है, और पब्लिक सबनेट में एक किसी जो इंस्टेंस है जो एक वेब एप्लीकेशन रन कर रहा है, और प्राइवेट सबनेट में यूजुअली डेटाबेस रहता है, और जो वेब एप्लीकेशन एक रिक्वेस्ट भेजता है डेटाबेस को, और उस डेटाबेस तो ये वेब एप्लीकेशन जो पब्लिक सबनेट में है वो एक्ट करेगा एज अ क्लाइंट और डेटाबेस सर्वर की तरह करेगा। तो वो जो एफेमेरल पोर्ट का जो क्लाइंट सर्वर का एक्सप्लेनेशन है इसको यहाँ अप्लाई करेंगे। तो जब डेटाबेस रिस्पॉन्स भेजेगा वेब एप्लीकेशन को जो पब्लिक सबनेट में है, वहाँ पे एक एफेमेरल पोर्ट ओपन हो जाएगा उस रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए। तो NaCl जो पब्लिक सबनेट का है और जो NaCl प्राइवेट सबनेट का है, इन सब में कॉन्फ़िगरेशन सही से करना पड़ता है जिससे कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जाए और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ठीक से प्रोसेस हो। और अगर कई बार होता है कि हम एक से ज़्यादा सबनेट को एक NaCl से एसोसिएट करते हैं, उसमें भी सारे कॉम्बिनेशन का अच्छे से वो सारी कॉन्फ़िगरेशन को ठीक से ध्यान में रख के सेटिंग करनी पड़ती है, नहीं तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का फ्लो ठीक से नहीं होगा। कई बार आप एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे कि रिक्वेस्ट ये NaCl था, सिक्योरिटी ग्रुप था, बट कभी रिक्वेस्ट तो पहुंचा ही नहीं डेटाबेस सर्वर के पास, तो ऐसा क्या हुआ इन बिटवीन। तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि हो सकता है कि NaCl होगा, NaCl ने ब्लॉक कर दिया होगा डेटाबेस का NaCl
इसके साथ NACLO सिक्योरिटी ग्रुप पे वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे VPC पेयरिंग के बारे में।